प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। शुरू करते हैं आज की क्लास। हम कैसे जान सकते हैं हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल या जूस शुद्ध है? तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं इन सभी पे लिखा हुआ है शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध। रसोई घर में उपयोग की जाने वाली कुछ वस्तुएं हैं। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट न हो। एक आम आदमी ये सोचेगा कि शुद्ध पदार्थ वो है जिसमें कोई मिलावट ना हो। वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं भिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं। वैज्ञानिक क्या मानते हैं? ये पदार्थ शुद्ध नहीं है बल्कि विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। वैज्ञानिक इनको क्या नहीं मानते? शुद्ध। उदाहरण के लिए दूध जो है वो जल, वसा और प्रोटीन आदि का मिश्रण है। दूध जो है एक शुद्ध नहीं है बल्कि एक मिश्रण है किसका? जल, वसा और प्रोटीन आदि का मिश्रण है। तो आगे चलते हैं। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। यानी वैज्ञानिक अगर किसी पदार्थ को शुद्ध कहेगा तो उसमें जितने भी पदार्थ हैं वो क्या हैं? समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे? जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होगा। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी का मिश्रण है तो वो भी शुद्ध नहीं है। यानी दो से अधिक अवयवों से बने हुए होते हैं। तो मिश्रण क्या है? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यानी अगर पानी के अंदर नमक घुला हुआ है तो पानी को अगर हम गर्म कर देंगे तो पानी वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा, नीचे नमक शेष रह जाएगा। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है। सोडियम क्लोराइड जो नीचे बच गया वो क्या है? अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों को पृथक नहीं किया जा सकता। यानी सोडियम क्लोराइड के जो अवयव हैं उनको भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है, यह एक प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलाक्षणिक गुण समान होते हैं। यानी शुद्ध पदार्थ वो है किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, उन सभी में क्या होता है? उसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण जो होता है उसमें एक से अधिक शुद्ध पदार्थ मिले होते हैं। मिश्रण के प्रकार तो अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण हुआ। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। क्रियाकलाप 1। क्रियाकलाप 2.1। इसमें देखो, कक्षा को ए, ब, स, द समूह में बांटें। एक बीकर में 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण लें। समूह ए को दें। समूह ब को एक बीकर में 50 ml जल था जो 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण दें। अब तीसरा जो है, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक सोडियम क्लोराइड समूह स और द को दें। दोनों अवयवों की पृथक पृथक मात्रा दें। यानी 4 बच्चे लिए, पहले को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दी, पानी दिया। दूसरे को 2 चम्मच कॉपर सल्फेट दी, पानी दिया। तीसरे को कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, साधारण नमक, ये सारी चीज़ें देख करके स और 2 को अलग अलग मात्रा दी। अब क्या देखते हैं? अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। समूह ए और ब
समूह ए और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान है, क्योंकि एक को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दिया, दूसरे को 2 चम्मच दिया था। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं, यानी वो उसके अंदर जो कण है वो आपको दिखाई नहीं देंगे, अथवा विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण या उसको क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे, क्योंकि एक विलायक होगा, एक उसमें घुलने वाला हो गया। इस तरह के मिश्रण के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जल में नमक और जल में चीनी। दोनों समूह से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें तो घोल के रंगों में थोड़ा अंतर हो सकता है, एक में 1 चम्मच डाली है, दूसरे में 2 चम्मच। यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं। समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक हैं। इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल विषमांगी मिश्रण के अन्य उदाहरण हैं। तो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। क्रियाकलाप 2.2। आइए पुनः एक कक्षा को 4 समूह ए, ब, स, द में बांटें। प्रत्येक समूह को नीचे दिए गए नमूने में से एक दें। समूह ए को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दें और समूह ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दें। समूह स को चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा दें और समूह द को दूध या स्याही की कुछ बूंदें दें। छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहें। क्या कण जल में दिखाई देते हैं, आप देखें। अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें, उसको सामने से देखें, क्या प्रकाश की किरणें का मार्ग दिखाई देता है। इन सब में डाल डाल कर देखना है। अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें। क्या मिश्रण स्थिर है? कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू करते हैं। मिश्रण को छान लें, क्या छनक पत्र पर कुछ शेष बचा। कक्षा में परिणाम पर चर्चा कर इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयास करें। समूह ए और ब एक विलयन पाते हैं, समूह स एक निलंबन पाते हैं और समूह द एक कोलाइड विलयन पाते हैं। तो देखो यहाँ पर यह हमारे पास फिल्टर छनक पत्थर है, मुड़ा हुआ, इसके एक शंकु आकार को बना लेते हैं। कांच की छड़ छनक पत्थर के साथ संलग्न कीप में निथारा हुआ द्रव, कीप परखनली और नीचे छना हुआ द्रव, इसे निस्यंदन या छानने की प्रक्रिया कहते हैं। अब हम विलयनों, निलंबन और कोलाइड विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पदार्थ से आप क्या समझते हैं? समांगी और विषमांगी मिश्रणों में आपको अंतर बताना है। ये जब हम प्रश्न करेंगे तो आपको बताएंगे इनके उत्तर। विलयन क्या है? विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते हैं। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। प्राय हम एक विलयन को एक ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मिश्र धातु का हो सकता है। गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित हैं। मिश्र धातुएं, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयव में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना गया है क्योंकि ये अपने अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल जो है वो जिंक 30% और कॉपर 70% का मिश्रण है। किसी विलयन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। किसी विलयन को 2 भागों विलायक और विलेय में बांटा जाता है। विलायक वो होता है जिसके अंदर घोला जाता है, विलेय जिसको घोलते हैं। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक जो प्राय कम मात्रा में होता है, जो कि विलायक में घुला है, उसे विलेय कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें, जैसे चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है और जल विलायक है, यानी जल की मात्रा ज़्यादा है, चीनी की मात्रा कम है। जल द्रव है और चीनी क्या है? ठोस है। तो यह द्रव में ठोस का विलयन है। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसमें टिंक्चर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोडीन विलेय है और अल्कोहल क्या है? विलायक है, यानी अल्कोहल के अंदर आयोडीन को घोला जाता है। आगे है वातयुक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक
इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय और जल विलायक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो विलेय है और जल क्या है, विलायक है, घोलने वाला है। इसके बाद में वायु, वायु गैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में होती है, उसे विलेय कहते हैं, में उपलब्ध होती है। अब देखो विलयन के बारे में हमने पढ़ा, तो विलयन के गुण क्या हैं ये आपको याद रखने। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर यानी 10⁻9 मीटर के बराबर होता है, से भी छोटे होते, इसलिए वे आंख से नहीं देखे जा सकते। यानी विलयन के कण जो है वो आंख से आपको दिखाई नहीं देंगे। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है। या अगर विलयन में से हम टॉर्च के प्रकाश मारें तो वो प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन क्या है, स्थायी है। विलयन स्थायी है। तो इसके बाद में विलयन की सांद्रता कैसे निकालें हम। क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह ए और समूह ब के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंगों के विलयन हैं। यानी हमने एक में 1 चम्मच घोली थी और दूसरे में 2 चम्मच। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। तनु का मतलब उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, सांद्र का मतलब शुद्ध, उसमें पदार्थ ज़्यादा है। क्रियाकलाप 2.2 में समूह ए द्वारा प्राप्त विलयन समूह ब की तुलना में तनु है। क्रियाकलाप 2.3 दो पृथक पृथक बीकरों में 50 ml जल लें। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। जब विलेय पदार्थ और अधिक न घुले, जब 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। यानी जब घुलना बंद कर देता है तो तापमान बढ़ा देना है 5 डिग्री सेल्सियस। तो विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें, तो तापमान बढ़ाने से कुछ पदार्थ उसमें और घुल जाएगा। यहाँ देखें, क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घुली हुई मात्राएं बराबर हैं। अलग अलग होती है सभी की जल में घुली हुई मात्राएं, अलग अलग पदार्थों की। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। उसकी घोलने की क्षमता जितनी होती है उसकी, उतना ही उसके अंदर कोई पदार्थ हमें घोल सकते हैं। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी एक निश्चित तापमान है जिस पर कोई पदार्थ उसमें घुलना बंद कर देता है तो वह संतृप्त विलयन हो जाता है। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो उस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होती है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। घुलनशीलता किसे कहते हैं कि निश्चित तापमान पर जितनी मात्रा किसी विलायक में घुल सकती है उसकी, तो जितनी मात्रा घुल सकती है वो उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा। उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न भिन्न होती है। तो विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में हो सकती है, में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली विधि है, देखो, द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान गुणा में 100। द्रव्यमान या विलयन के आयतन प्रतिशत। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन। तो ऊपर द्रव्यमान लिया तो यहाँ पर आयतन ले सकते हैं, गुणा में 100। इसके बाद में आगे देखो, तीसरी विधि है विलयन के आयतन या आयतन प्रतिशत। तो विलेय का आयतन बटा में विलयन का आयतन गुणा में 30। तो यहाँ देखो एक न्यूमेरिकल है,
इसमें एक विलेन में 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक मिले हैं। विलेन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो देखो, विलेय पदार्थ नमक का द्रव्यमान कितना है, 40 ग्राम, और विलायक जल कितना है, 320 ग्राम में घोला। हम जानते हैं कि विलेन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा में विलायक का द्रव्यमान, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 360 ग्राम। अब विलेन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलेन का द्रव्यमान गुणा 100। तो आप देख सकते हैं 40 हमने घोला था, घोलने पर 320 ग्राम पानी में 360 हो गया। कितना हो गया, 360 हो गया। यहाँ ऊपर 40 है, गुणा में 100। जब इनको काटते हैं तो कितना आ जाता है, 11.1% आ जाता है। इस तरह से हम विलेन की सांद्रता निकाल सकते हैं। तो इसके बाद में निलंबन, विलेन के बाद में क्या आता है, निलंबन। क्रियाकलाप 2.2 में समूह स के द्वारा पाया गया कि विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में प्रक्षेपित हो जाता है, निलंबन कहलाता है। क्रियाकलाप 2.2 समूह स में हमने पाया कि विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में प्रक्षेपित हो जाता है, निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं, बल्कि मध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं, निलंबन के कण देखे जा सकते हैं। ये एक विषमांगी मिश्रण है। तो निलंबन यहाँ निलंबन के गुण धर्म क्या होते हैं, देखो यह एक विषमांगी मिश्रण है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। अगर इससे टॉर्च से प्रकाश मारेंगे तो इसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा। इसे शांत छोड़ देने पर कण नीचे और बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। निलंबन के कणों को सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलेन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। इसके बाद में तीसरा है कोलाइडल विलयन। क्रियाकलाप 2.2 समूह द के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइडल या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइडल के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन होता नहीं। लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है। वास्तविकता में विलयन कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। तो कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंख से नहीं देख पाते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं, जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा। प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। निलंबन के अंदर प्रकाश की किरणों का फैलाना कौन सा प्रभाव कहलाता है, टिंडल। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरणें आती है तो वहाँ पर टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जब एक कमरा बंद है और खिड़की की पतली झिरी से प्रकाश आ रहा है तो उसमें धूल के कण आपको नृत्य करते दिखाई देते हैं, वो टिंडल प्रभाव के कारण से दिखाई देते हैं। तो यहाँ भी आप इस चित्र में देख सकते हो प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर है। तो ये क्या है, एक टिंडल प्रभाव है। कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। तो विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, लेकिन दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। यह कमरे में मौजूद धूल कण और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश को फैलने के कारण होता है, जो अब झिर्री से हम बता रहे थे। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरणें गुजरती है तो वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइडल कणों के समान व्यवहार करते हैं। अब यहाँ देखो आप कोलाइड्स के अन्य उदाहरण। तो द्रव में गैस का है एरोसोल, जिससे कोहरा बादल कुहासा बनते हैं। ठोस में गैस का है एरोसोल, धुआं स्वचालित वाहन का निथार। गैस में द्रव का है फोम, शेविंग क्रीम। द्रव में द्रव का है इमल्सन, दूध, फेस क्रीम। ठोस में द्रव का है सोल और मैग्नीशिया मिल्की, कीचड़। गैस में ठोस का है फोम, फोम रबड़, स्पंज, फ्यूमिस। द्रव में ठोस का है जेल, जेली, पनीर, मक्खन। ठोस में ठोस का है ठोस, रंगीन पत्थर आदि। तो ये देखो यहाँ पर एक वन में टिंडल प्रभाव आप देख सकते हैं। अब देखेंगे कोलाइड के गुण। हमने निलंबन के विलयन निलंबन के गुण देख लिए थे। अब कोलाइड के गुण क्या होते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि प्रत्यक्ष रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते। समांगी जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन ये समांगी होता नहीं, विषमांगी होता है। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं और उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं।
जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठ जाते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। इसको किस विधि से अलग कर सकते हैं? अपकेंद्रीकरण तकनीक से। कोलाइडल विलयन प्रक्षेपित प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम से बनता है। प्रक्षेपित प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम से विलेय पदार्थ की तरह घटक का या प्रक्षेपित कण को कोलाइड के रूप में रहता है, उसे प्रक्षेपित प्रावस्था कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें प्रक्षेपित प्रावस्था निलंबित रहती है उसे प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। यानी जिस माध्यम के अंदर कोई चीज़ तैरती है वो तो प्रक्षेपित प्रावस्था होती है, और जिसके अंदर तैरती है उसे प्रक्षेपण प्रावस्था कहते हैं, प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइड को प्रक्षेपण माध्यम, ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और प्रक्षेपित प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। सारणी 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो मैंने आपको बता भी दिए पहले। अब इसके बाद में देखो, मिश्रण के घटकों का पृथक, ये कुछ एक प्रश्न आए हैं जो हम जब प्रश्नोत्तर करेंगे तब देखेंगे। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, तो ये मिश्रण के घटकों का जो पृथक्करण है वो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। आज हमने पढ़ा विलयन, निलंबन और कोलाइडल के गुणधर्म। आगे मिश्रण के घटकों को पृथक्करण हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।